रखिएगा। आज शुरू करने वाले हैं हम प्रश्नावली 1 का वन शॉट वीडियो, जिसमें आपके ये प्रश्नावली जो 1 है वास्तविक संख्या, कौन सी है? वास्तविक संख्याएं। ये 4 अंक की आपके एग्जाम है। कितने अंक की है? 4 अंक की। अंक है इसके 4। ध्यान दे, 4 अंक है। एक अवसदय का सवाल आएगा, एक रिक्त स्थान का सवाल आएगा और एक 2 अंक का सवाल आएगा। तो 4 अंक के सवाल है। इस पूरे वीडियो को देखोगे तो आपको 4 नंबर के ये जो सवाल है वो परीक्षा में हूबहू दिखने वाले हैं। संख्या बदल सकती है, लेकिन ये जो सवाल है वो आपको परीक्षा में दिखेंगे। इस पूरे वीडियो को देख के चले जाओगे ना परीक्षा में, तो आप कोई भी इस प्रश्नावली का कोई भी सवाल गलत करके नहीं आओगे। तो ध्यान से पूरे वीडियो को अंत तक देखना है। एक एक नंबर के कैसे सवाल आने वाले, अवसद के कैसे सवाल आने वाले, रिक्त स्थान के कैसे सवाल आने वाले और 2 नंबर का कैसे सवाल आने वाला है, उसको ध्यान से देखना है। प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं वास्तविक संख्याओं से। तो पहले ध्यान रखें, अवसद या खालिस्तान का जो सवाल आएगा वो किताब के अंदर से आए ना आए, लेकिन बेसिक से जरूर आएगा। कैसे? तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं या फिर जो भी परिभाषाएं होती है उनके ऊपर आएगा। अब बात करें हम वास्तविक संख्याओं की, तो वास्तविक संख्याएं जो होती है वो परिमेय व अपरिमेय से मिलकर बनी होती है। वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय व अपरिमेय संख्याओं से मिलकर क्या होती है? बनी होती है। यानी हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय, अगर हम बात करें परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, या हम कह सकते हैं जिसको हम भिन्न के बट्टे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं? p बटा q के रूप में लिखते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जहां हर का मान, किसका मान? हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। हर का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0, यानी q नॉट इक्वल टू 0। हम परिभाषा कई बार लिखते हैं, पढ़ता है कि वह संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हर का मान क्या ना हो? 0 ना हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। देखो परिमेय संख्या जैसे 2 बटा 3, 5 बटा 4, माइनस 3 बटा 2 कुछ भी होगी। जैसे दशमलव में की संख्या होगी, कोई भी दशमलव की संख्या होगी, जैसे 3.5, 3.222। तो इस प्रकार की जो भिन्न वाली संख्या है, जो दशमलव वाली संख्या है, वो संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या होती है। अब देखो दशमलव में भी 2 प्रकार की संख्या होती है। एक तो पॉइंट के बाद संख्या खत्म हो जाती है और दूसरी है पॉइंट के बाद संख्या चलती रहती है, जैसे रिपीट हो रही है, जैसे 2 2 2 2 2 बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। तो ये जो है वो आपके है शांत दशमलव। कैसी है? ये संख्या कहलाती है शांत दशमलव। और ये जो संख्या होती है वो होती है अशांत आवर्ती दशमलव। ये जो संख्या रिपीट होती है ना वो कहलाती है अशांत आवर्ती दशमलव। ध्यान रखना, परिमेय संख्याओं में पॉइंट वाली कितनी या दशमलव वाली 2 संख्या होती है। तो शांत दशमलव जिस वे संख्या जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाती है वो होती है शांत दशमलव, और जो पॉइंट के बाद रिपीट होती है, जिसमें अंक रिपीट होता रहता है, वो होती है अशांत आवर्ती दशमलव। अब बात करें परिमेय संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो कौन कौन सी संख्या होती है जो इसे हम p बटा q, मतलब ऐसी कौन सी संख्या जो अपरिमेय आएगी? कोई भी वर्गमूल वाली संख्या है। कोई भी कौन सी है? वर्गमूल वाली संख्या। जैसे वर्गमूल 2 है तो ये आपके अपरिमेय होगी। वर्गमूल 3 है, ये भी कैसी होगी? अपरिमेय होगी। लेकिन वर्गमूल 4 को अगर आप देखोगे तो वर्गमूल 4 का मान होता है 2। तो 2 जो होती है वो क्या होती है? परिमेय संख्या, क्योंकि 2 के बट्टे में हम 1 लगा सकते हैं। तो √4 का मान, √4 कैसी है? परिमेय संख्या। परीक्षा में सवाल आएगा निम्न में से परिमेय संख्या है। सवाल सिंपल सा देगा कि निम्न में से परिमेय संख्या, ऑप्शन दे दी उसने √2, √3, √4, √5। ये चलो ये प्रश्न आ गया, यहाँ से सवाल यहाँ से बन गया कि निम्न में से परिमेय संख्या है। आप देखोगे सर ने तो पढ़ाया था कि वर्गमूल वाली जो संख्या होती है वो सारी कैसी होती है? अपरिमेय होती है। ये भी वर्गमूल वाली अपरिमेय, ये भी वर्गमूल वाली अपरिमेय, ये भी वर्गमूल वाली अपरिमेय, ये भी वर्गमूल वाली अपरिमेय। फिर आपको जो सब अपरिमेय लग रही है तो आप तुक्का मार जाओगे। पर ये आपको ध्यान रखना है, जैसे वर्गमूल 2 का मान नहीं होता है, और आप देखोगे ये वर्गमूल 4 का मान कितना होता है? 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर करने पर क्या प्राप्त होता है? 4। तो आप देखोगे कि ये जो वर्गमूल 4 है वो उसका मान होता है 2, और 2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। तो परीक्षा में सवाल कैसा भी आ सकता है। देखो, और इसमें अगर बात करें जो पाई है, पाई जो होती है वो होती है अपरिमेय संख्या, लेकिन 22/7 जो पाई का मान होता है वो होती है परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या की बात करें तो देखो परिमेय संख्या में आता है अशांत आवर्ती दशमलव, और इसमें आता है अशांत अनावर्ती, अशांत
अनावर्ती। पिछले साल एग्जाम में सवाल आया, पिछले साल एग्जाम में क्या है सवाल इसके ऊपर बेसिक से सवाल आया हुआ है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है। चार ऑप्शन दे दिए, एक ऑप्शन दे दिया 2, दूसरा ऑप्शन दे दिया 2.25, तीसरा ऑप्शन दे दिया इसमें 2.333 जो रिपीट हो रही है, और चौथा ऑप्शन दे दिया 2.23, 24, 25 ऐसे। अब इसमें से आपको पता लगाना है कि अपरिमेय संख्या कौन सी। पहली चीज ये देखो 2 लिखा हुआ, तो ये जो सीधी सीधी 2 के पट्टे में 1 लगा दिया, ये परिमेय संख्या होगी। ये पॉइंट के बाद संख्या खत्म हो रही है तो ये भी परिमेय होगी, और ये पॉइंट के बाद रिपीट हो रही है तो ये कैसी है अशांत आवर्ती दशमलव है। पीछे बची ये संख्या जो रिपीट नहीं हो रही, जैसे देखो पॉइंट के बाद 2 3 अगला अंक हो रहा है 2 4, रिपीट नहीं हो रही, अगला अंक बढ़ रहा है, अगला अंक क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो ये जो होती है संख्या वो अशांत अनावर्ती दशमलव होती है, और ये किसमें आती है अपरिमेय संख्याओं के रूप में आती है। तो ये वास्तविक संख्याओं का सामान्य बेसिक सा है, परिमेय और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, और यहाँ से सवाल 100% उठता है, पिछले साल भी उठा और इस साल आया अवश्य, तो इनमें से आ सकता है। अब आपने छोटी क्लासों में पढ़ा प्राकृत संख्या, क्या पढ़ा है प्राकृत संख्या, तो ध्यान रखिए वे संख्या जो 1 से शुरू होती है, कहां से शुरू होती है 1 से शुरू होती है और कहां तक जाती है अनंत तक जाती है, वे संख्या होती है प्राकृत संख्या है। अब वे उसके बाद प्राकृत संख्याओं से के बाद में आपने पढ़ा होगा पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है 0 से शुरू होती है और कहां तक जाती है अनंत तक, उन्हें हम कहते हैं पूर्ण संख्या है। पूर्ण के बाद जैसे ही आप बड़ी क्लास में आए आपने पढ़ा होगा पूर्णांक संख्या है, क्या पढ़ा होगा पूर्णांक संख्या है। देखो प्राकृत से पूर्ण में जब भी आते हैं तो नई चीज आती है 0, और क्योंकि 1 से पहले क्या आता है 0, तो प्राकृत से आप पूर्ण में आओगे तो हमें मिलेगी पूर्ण संख्या, और अब 0 से भी पीछे जाओगे, यानी 0 से पहले कौन सी संख्या आती है उसके बारे में जाओगे, तो 0 से पहले माइनस की संख्या आती है, तो अनंत से अगर माइनस में आए -2 -1 0 1 2 इस प्रकार आगे बढ़ते रहे, यानी प्लस में भी अनंत तक और माइनस में भी अनंत तक, यानी धनात्मक संख्या भी सारी और ऋणात्मक संख्या भी सारी, और जिसमें 0 भी हो वह संख्या कौन सी कहलाती है पूर्णांक संख्या कहलाती है। और ये सभी जो संख्या है वो सब किस में आती है परिमेय संख्याओं में आती है। ये सारी प्राकृत संख्या होती है वो किस में आती है पूर्ण संख्या में। देखो 1 2 3 4, ये रहा 1 2 3 4, तो प्राकृत संख्या सारी किस में आ गई पूर्ण संख्याओं में, और पूर्ण संख्या सारी किस में आ गई पूर्णांक संख्याओं में। और अगर बात करें ये तीनों संख्या वो किस में आती है परिमेय, जैसे मैंने लिखा -2, तो -2 के बट्टे में 1 लगा सकता हूँ, ये कैसी संख्या होगी परिमेय संख्या होगी। और आपने सम संख्या पढ़ा होगा, जैसे सम संख्या सभी को पता है लेकिन एक सामान्य रूप से बता देता हूँ, वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, जिसका इकाई 0 2 4 6 8 हो। और विषम संख्या भी आपने पढ़ रखा है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, जैसे 1 3 5 7 9 हो। अब सबसे 2 इंपॉर्टेंट परिभाषा जो जिससे सवाल उठता है और जिसकी जरूरत हमें इस प्रश्नावली में आगे पढ़ने वाली है वो है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या है क्या होती है, ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ से सवाल कोई ना कोई जरूर आएगा और इससे संबंधित भी आ सकता है, क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड वैसे भी पढ़ने हैं एसके एलसीएम याद करने के लिए। चलो बात करें भाज्य अभाज्य संख्याओं की, तो देखो पहली चीज ध्यान रखोगे 0 और 1, ध्यान रखना 0 और 1 नहीं तो भाज्य संख्या होती है और नहीं अभाज्य संख्या होती है। 0 और 1 नहीं तो भाज्य संख्या होती है और नहीं क्या होती है अभाज्य संख्या। यानी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या आपकी शुरू होती है 2 से। कहां से शुरू होती है 2 से शुरू होती है और अनंत तक होती है, 2 से शुरू होती है और अनंत तक होती है। ध्यान रखना, बहुत ही सरल परिभाषा बताने वाला हूं। भाज्य का मतलब किसी न किसी का भाग जाना, भाज्य का मतलब क्या हुआ किसी न किसी का भाग जाना, अभाज्य मतलब किसी का भाग नहीं जाना। अब बात करें, देखो कोई भी संख्या लोगे आप, जैसे मैंने ले ली 5, तो 5 के अंदर 5 का भाग तो जाएगा। कोई भी संख्या ले लो 21, 21 के अंदर 21 का भाग तो जाएगा, 21 के अंदर 21 का तो भाग जाएगा। अगर आप कोई भी संख्या लेते हो तो संख्या में उस संख्या का भाग जाता ही है, और 1 का भाग सभी संख्याओं के अंदर जाता है। जैसे 15 ले लिया तो 15 में 1 का भाग जाएगा, 15 का भाग भी जाएगा, यानी 1 और उसी संख्या का भाग सभी संख्याओं में जाता है। अब बात करें भाज्य संख्या कौन सी और अभाज्य संख्या कौन सी। अभाज्य जिसमें सिर्फ उसी संख्या का और 1 का भाग जाए, उसी संख्या का और 1 का भाग जाए वह भाज्य है, और उसी संख्या और 1 के अलावा किसी और का भाग जाए वो कौन सी संख्या है भाज्य संख्या है। अब बात करें 2 की, तो 2 में सिर्फ 2 का और 1 का भाग जाता है तो ये संख्या होगी अभाज्य। 3 की बात करें तो 3 में सिर्फ 1 का और उसी का भाग जाता है तो ये होगी अभाज्य संख्या। अब बात करें 4 की, तो 4 में 4 का जाता है, 1 का भी जाता है, लेकिन आप देखोगे तो 4 में 2 का भाग जाता है, तो 4 कैसी संख्या हुई भाज्य संख्या। परीक्षा में बस आ जाए कि निम्न में से प्रथम भाज्य संख्या है, ऑप्शन है 2 3 4 5, तो ऑप्शन सही होगा आपका 4। ऑप्शन सही क्या होगा आपका
4। पूछने निम्न में से प्रथम अभाज्य संख्या है, ऑप्शन आएगा 2 3 4 5। तो प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। प्रश्न आए प्रथम विषम अभाज्य संख्या, तो प्रथम विषम अभाज्य संख्या कौन सी है आपकी? 3 है। प्रथम विषम अभाज्य संख्या कौन सी है आपकी? 3 है। ध्यान रखना प्रथम सम कौन सी है, प्रथम विषम कौन सी है, विषम संख्या कौन सी, सम कौन सी, भाज्य कौन सी, अभाज्य कौन सी। जैसे बात करें 5 की, तो 5 में आप देखोगे 5 का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता है, तो 5 भी कैसी होगी? अभाज्य संख्या। बात करें 6 की, तो 6 जो होती है उसमें 2 और 3 का भाग जाता है। 6 और 1 का तो जाता है, 2 और 3 का भाग जाता है, तो ये भी संख्या कैसी होगी? भाज्य संख्या होगी। तो ध्यान रखना है भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो हम देखो कोई भी सवाल अगर करोगे तो उसमें हमेशा आप अभाज्य गुणन करते हो। जैसे आपने 50 लिखा, तो यहाँ कभी भी 10 से नहीं आता है, यहाँ आएगा आपके 2, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है। 2 का भाग 50 में दोगे तो कितना आएगा? 25। यहाँ 25 नहीं लिखोगे क्योंकि 25 भाज्य संख्या है। यहाँ आप लिखते हो 5, क्योंकि 3 का भाग नहीं जाता, 2 का नहीं जाता, अगली संख्या बची है 5। तो 5 का भाग 25 में 5 बार गया, 5 का भाग 5 में 1 बार गया। तो यहाँ हमेशा अभाज्य संख्या आती है, इसीलिए इसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ध्यान रखना भाज्य और अभाज्य। अभाज्य जिसमें एक और उसी संख्या का भाग जाए अभाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या जिसमें एक और उसी के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाए वह भाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण हमने समझ लिए, जैसे बात कर दी 50 की, तो 50 देखो 50 में किस किस का भाग जा रहा है? 2 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 10 का जा रहा है, सिर्फ उसी का और 1 का जाता, तो ये होती भाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य होती। लेकिन इसमें 2 3 5 और 10 का जा रहा है, कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। देखो ये सारा बेसिक हो गया। अब हम लेते हैं सवाल जो परीक्षा के अंदर आने वाले हैं, किस तरह के सवाल आएंगे। सवाल आने से पहले मैं कह देता हूं कि जो मैंने बस के सवाल बनाए हैं वो खालिस्तान में आ सकते हैं और खालिस्तान की जो सवाल है वो बस बन के आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें ये जो सवाल आएंगे उसमें प्रश्न की संख्या बदल सकती है। आप ऐसा ना सोचे कि ये प्रश्न आएंगे, प्रश्न की संख्या बदल सकती है। प्रश्न आएंगे ये जरूर, प्रश्न ऐसे ही आएंगे, प्रश्न लिखे हुए ऐसे ही होंगे, प्रश्न यही पूछेगा, लेकिन संख्या बदल सकती है। वो आप ये तो ध्यान रखें कि संख्या भी वो आएगी। आप सवाल मिलाएं और हर प्रश्नावली मिलाने, वीडियो को देखने के साथ साथ प्रश्नावली को मिलाते रहे साथ में, अच्छी तरीके से एक एक सवाल को नोटिस करें। उसके बाद आप मन से भी सवाल लें और उसको करने की कोशिश करें। तो चलो आइए प्रश्न करते हैं। एक बार आप इन प्रश्नों को करने की कोशिश करो, वीडियो को रोककर एक बार इन प्रश्नों को करने की कोशिश करो, उसके बाद हम करवाते हैं। चलो देख लिया होगा आपने इन सवालों को। अब चलो आए करते हैं सवाल, देखते हैं किस तरह के सवाल हैं, किस तरह के सवाल बन सकते हैं। देखो पहला सवाल है 12 और 15 का एचसीएफ ज्ञात करना। वहां परीक्षा में इतनी छोटी संख्या आए या ना आए, बड़ी संख्या भी आ सकती है। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है एचसीएफ, यानी आप इसको बिना अभाज्य गुणनखंड किए कर सकते हो। कैसे करोगे बिना अभाज्य गुणनखंड किए? देखो 3 का भाग 12 में जा रहा है, चलो 3 का भाग 12 में भी जा रहा है और 3 का भाग 15 में भी जा रहा है, मतलब ये हो सकता है। लेकिन हाईएस्ट होना चाहिए, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इन दोनों का क्या जाए भाग। देखो 4 का भाग इसमें तो जाता है, इसमें नहीं जाता है, ये तो ऑप्शन कट हो गया। चलो ये देखो 5 का भाग 12 में जाता है क्या? नहीं जाता, तो ये भी ऑप्शन कट हो गया। और 60 तो इन दोनों से बड़ी है, इसमें जा ही नहीं सकता, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ए राइट। यानी बहुत बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 12 और 15 में क्या जाता है भाग। अगर आप अभाज्य गुणनखंड से करना चाहते हो तो 12 के टुकड़े करो, 2 इंटू 2 इंटू 3 होंगे, और 15 के टुकड़े करोगे तो 3 इंटू क्या होंगे? 5। और यहाँ देखोगे कि कॉमन संख्या कौन सी आ रही है? 3, तो आपका आंसर क्या होगा? 3 होगा। देखो इसी तरह का एलसीएम का सवाल है, देखो 6 और 20 का एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है मतलब मिनिमम लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है। यानी बस छोटी से छोटी संख्या जो इसकी गुणज होती है। अब देखो 6 के पहाड़े और 20 के पहाड़े में आ सकती है, वो सबसे छोटी संख्या है। अब देखो 6 के पहाड़े में 2 तो आता नहीं है, तो ये तो ऑप्शन पहले से कट हो गया। और 6 के पहाड़े में 4 भी नहीं आता है, यानी इन दोनों के पहाड़े में ये आनी चाहिए। वे संख्या जो इन दोनों के पहाड़े में आनी चाहिए वो होती है एलसीएम। चलो बात कर रहे हैं 6 के पहाड़े में 60 आती है और 6 के 20 के पहाड़े में भी 60 आती है, तो चलो ये हो सकता है। लेकिन अपने देखना है छोटी से छोटी संख्या है। चलो 30 को देखें, 6 के पहाड़े में 30 आता है लेकिन 20 के पहाड़े में 30 नहीं आता है, तो अपना आंसर क्या होगा? 60। यानी वह सबसे छोटी संख्या जिसमें इन दोनों के पहाड़े में आए या इन दोनों के गुणज हो, इन दोनों के क्या हो? गुणज। चलो इन सवालों को हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड की सहायता से। 6 के टुकड़े करोगे क्या होगा? 2 इंटू 3, और आप सॉरी 20 है ना, हाँ 20 के टुकड़े करो
20 के टुकड़े करोगे तो 2 × 5। देखो इसके टुकड़े हो गए 2 × 3 और इसके टुकड़े हो गए 2 दूनी 4, 2 की घात मैं लिख सकता हूँ 2 और इंटू में है 5। अब क्या करते हैं, जो संख्या कॉमन होती है उसमें बड़ी घात को लेते हैं और पीछे बची हुई एलसीएम में उन सभी को लेते हैं। पीछे कौन बचा हुआ 3 और 5, चलो 3 को भी ले लो और 5 को भी ले लो। 5 दिया कितने हो गए 15 और 2 की घात कितनी हुई 4 और 15 को 4 से गुणा करोगे आपका आंसर क्या आएगा 60। अब देखो सवाल करते हैं दूसरा सवाल कह रहा है 196 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात है। तो आपको करने 196 के अभाज्य गुणनखंड, 196 के क्या करने अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग दोगे कितना आएगा 98, वापिस 2 का भाग दोगे कितना आएगा 49 और वापिस 2 का भाग नहीं जाता इसमें भाग जाएगा 7 का भाग 49 में गया 7 बार और 7 का भाग 7 में गया 1 बार। इसने पूछा 2 की घात, तो देखो 2 कितनी बार है 2 बार, 2 की घात मतलब 2 की घात कितनी है 2। अगर ये प्रश्न देखो ऐसे भी आ जाए, ये प्रश्न मुझे 7 की घात, तो 7 की घात कितनी है 2। ये प्रश्न और कैसा है, ये पूछे 196 के अभाज्य गुणनखंड में घातों का योग है, इसने पूछा घातों का योग, तो 2 की घात कितनी है 2 इंटू 7 की घात कितनी है 2, तो घातों का योग पूछे 2 और 2 को जोड़ दो, आंसर क्या जाएगा आपका 4। तो सवाल कैसे भी बन सकता है, या मैंने 196 लिए हैं, परीक्षा में कोई भी आ सकता है। अब बात करें परिमेय संख्या 129/2 की घात 6 इंटू 5 की घात 5 का 10% कितने अंकों बाद शांत होगा। अगर हम इस सवाल को करना चाहे तो सरल करने पर बहुत लंबा चौड़ा होगा, लेकिन ध्यान रखना ये परीक्षा में आने लायक सवाल है और इसमें आपको क्या करना है, आपको देखना पहली चीज तो ये शांत है या नहीं है। पहली बात तो शांत होगा तो इसी का ऑप्शन देगा, या अशांत होगा तो वहां देगा इनमें से कोई नहीं, तो आपको वो भरना है। पहले देखो कि 2 और 5 होने चाहिए, 2 और 5 है तो इसका आंसर आएगा, और 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ रही तो फिर ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, वो आप क्लिक कर देना। अब बात करें 2 की घात भी दे रखी है 5 की घात भी दे रखी है। अब आपको देखना बड़ी घात कहां है, बड़ी घात आप देखोगे 2 के ऊपर है, 2 की घात 2 के ऊपर बड़ी घात कितनी है 6, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6। तो कोई भी इस प्रकार का सवाल आए और पूछे परिमेय संख्या का 10% कितने अंकों बाद शांत होगा, तो आपको देखना है 2 और 5 में से बड़ी घात किसकी है, वो आपका आंसर होगा। या मैंने घातें लिखी है परीक्षा में, या घातें लिख करना आ जाए, सवाल आ जाए भिन्न के रूप में 129 बटा मान लो आ गया 625, और यहाँ पूछ रहे कि कितने अंकों बाद शांत होगा, तो पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे आपको, फिर जितनी बड़ी घात आए, या 2 की बड़ी घात हो या 5 की, जिनों में से जो बड़ी घात होगी वो उसका क्या होगा आंसर। यानी 2 कितनी बार आ रहा है या 5 कितनी बार आ रहा है, जो अधिक बार आएगा वो इसका क्या होगा आंसर। अब देखो अगला सवाल है भाज्य ए और भाजक बी के a बराबर bq प्लस r में r के लिए कौन सा संबंध सत्य है। देखो आपने यूक्लिड विभेदक प्रमेय का पढ़ा होगा, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल, यानी जिसे हम a बराबर bq प्लस r कहते हैं, तो ये पूछ रहा r के लिए कौन सा संबंध सत्य होगा। देखो ध्यान से देखना, मैं 2 का भाग किसी संख्या में दे रहा हूं, चलो 3 में दे रहा हूं, तो 2 का भाग 3 में कितनी बार गया 1 बार, कितनी बार गया 1 बार, शेषफल कितना बचा 1। 2 का भाग में दे रहा हूं 4 में, 2 का भाग इसमें दे रहा हूं 4 में, 2 का भाग 4 में कितनी बार गया 2 बार, शेषफल क्या बचा 0। 2 का भाग दे रहा हूं मैं 5 में, कितनी बार जाएगा शेषफल क्या आएगा 1। अगर आप ध्यान दोगे तो ये आपका a अंदर आएगा, ये b भाजक है, q भागफल है, और आप कोई संख्या घटा दो इसमें से और शेषफल क्या आता है r आता है। तो आप देखो ये b है, ये क्या है b हमने क्या ले रखा है 2, क्या ले रखा है 2 ले रखा है, और ये r है, तो मुझे बताओ 2 है तो ये 2 से छोटी संख्या मिल रही है यहाँ पर, शेषफल हमेशा क्या मिल रहा है, जो भी आप भाग लोगे, अगर 5 लोगे ना तो शेषफल आपको क्या क्या मिलने वाला है 5 से छोटे। 5 से छोटे कौन से 0 1 2 3 4। अगर आप यहाँ 4 लेते हो तो शेषफल कौन कौन से मिलेंगे 0 1 2 3। तो इसी तरह 2 ले रहे हो तो शेषफल क्या क्या मिला 0 और 1। इन्हें आप कह सकते हो कि जो r का मान होगा, r का जो मान होगा वो हमेशा 0 से क्या होगा बड़ा, लेकिन 0 के क्या होगा बराबर भी होगा। यानी r का मान होगा वो 0 से क्या होगा बड़ा होगा, और उसके बराबर भी होगा। देखो 0 भी आ रहा है। अब बात कर रहे हैं b की, किसकी बात कर रहे हैं b की, लेकिन ये r है, ये r है वो हमेशा b से कैसा है छोटा। देखो जी ये b मतलब यहाँ क्या है अपना 2 लिया है, तो ये हमेशा ये छोटी संख्या मिल रही कि नहीं मिल रही इससे, यानी r से हमेशा b कैसा होगा बड़ा होगा, बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। ये संबंध किसमें आ रहा है आपके कौन से ऑप्शन में दे रखा है, चलो इसमें नहीं है,
इसमें भी नहीं है, चलो ये दे रखा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट एकदम। तो ये अवसद है, ये खालिस्तान में भी आ सकते हैं, आपको ये सीधा पूछ ले कि निम्न में से कौन सा संबंध है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो निम्न का संबंध होगा खालिस्तान में। तो इस प्रकार के कोई भी सवाल आए तो आप कर सकते हो, एक बार स्क्रीनशॉट ले और इसको मिलाने का प्रयत्न करो। अगला सवाल है खालिस्तान की पूर्ति कीजिए। तो संख्या दे रखी है, संख्या वर्गमूल 45/5 परिमेय है, आप परिमेय, अगर आप वर्गमूल में देखो वर्गमूल संख्या का भाग जा सकता है, अगर आप 5 अब आप 45 में दोगे तो आएगा वर्गमूल 9, और वर्गमूल 9 का मान होता है 3, और 3 आपको पता है कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ, दो अभाज्य संख्या ले लो कोई भी, जैसे 3 और 5 ले ली, इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे 3 × 1, इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे 5 × 1। अपने को पूछा अभाज्य एचसीएफ, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन क्या आ रहा है? 1। तो दो अभाज्य संख्या, कोई भी दो अभाज्य संख्या लोगे उसका एचसीएफ हमेशा क्या होगा? 1 होगा। इसी तरह अगला सवाल है, अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या है, कुल गुणनखंड कितने होते हैं? ये अभाज्य संख्या है, इसके कुल गुणनखंड कितने? 2, इसके कितने? 2। तो अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 2 है। बताइए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 4 की घात n शून्य पर समाप्त होगी या नहीं होगी? तो n का मान 1 लगाओगे 4 आएगा, 2 का मान लगाओगे तो 16 आएगा, 3 लगाओगे 64 आएगा, तो क्या 0 पर समाप्त होगी? नहीं, तो इसका आंसर है नहीं। अगला क्वेश्चन है, किसी दो संख्याओं का एचसीएफ क्या हो कि वो सहभाज्य संख्या कहलाती है? तो जिनका एचसीएफ 1 होता है वो हमेशा क्या कहलाती है? सहभाज्य संख्या। यानी दो ऐसी संख्या जिसमें उभयनिष्ठ एचसीएफ क्या हो? 1। अब देखो जैसे कि ये 3 और 5, इनमें क्या आ रहा है? कॉमन उभयनिष्ठ 1 आ रहा है, तो ये दोनों कैसी है? सहभाज्य। जैसे मैं ले रहा हूं 12 और 10, तो इन दोनों के इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, तो ये सहभाज्य संख्या है? नहीं है। मैं ले रहा हूं 9 और 10, ये भाज्य तो है लेकिन सहभाज्य है या नहीं? देखो इसमें कोई भी संख्या कॉमन आ रही है क्या? इसके टुकड़े होंगे 3 × 3, इसके टुकड़े होंगे 2 × 5, तो दोनों के इसके गुणे में भी 1 है, इसके गुणे में भी क्या है? 1। तो इनका उभयनिष्ठ क्या है? 1 है, तो ये दोनों कैसी संख्या है? सहभाज्य संख्या है। तो सहभाज्य संख्या जिनका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है, सहभाज्य संख्या कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 4q तथा 4q प्लस के रूप का होता है। तो माना हल करेंगे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, तथा b बराबर है, इसमें b बराबर जो भी q के आगे दे रखा है, यहाँ q r जो भी दे रखा होगा वो हमेशा आपका क्या होगा? जो दे रखा होगा वो b का मान होगा। तथा माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर क्या है? 4 में यूक्लिड विभाजक प्रमेय से, कौन सी प्रमेय से? यूक्लिड विभाजक, यूक्लिड विभाजक प्रमेय से। और यूक्लिड विभाजक प्रमेय का क्या है? a बराबर bq प्लस r, bq प्लस r, जहां b का मान दे रखा है 4, b का मान क्या दे रखा है? 4 दे रखा है। अब जब b का मान, चूंकि b का मान 4 है, b का मान क्या है? 4, तो r हमेशा में क्या मिलेंगे? 4 से छोटे, यानी 0, 1, 2 और 3। b 4 है तो r हमेशा ये क्या मिलेंगे हमें? 4 से छोटे मिलेंगे, 0, 1, 2 और 3। अगर b 3 होगा तो शेषफल मिलता है 0, 1, 2। इस प्रकार से अब देखो इसने कहा है प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, इसने क्या कहा है? प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का है। क्या कहा है? समपूर्णांक। तो सम संख्या इसमें कौन कौन सी? 0 और 2। तो समपूर्णांक लेते हैं, कौन से लेते हैं? समपूर्णांक, यानी r बराबर 0 और क्या रखेंगे? 2। तो r का मान या 0 रखोगे तो 4q में 0 जोड़ा, a बराबर क्या आया? 4q, और r का मान आप रखोगे 2, तो bq प्लस क्या आ जाएगा? 2। और ये इस सवाल का क्या है? आंसर। दर्शाना था और दर्शा दिया। इस प्रकार से कोई भी सवाल है तो आप आराम से कर सकते हो। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 50 और 80 को इस प्रकार विभाजित करे कि प्रत्येक स्थिति में क्या प्राप्त हो? 5। अब ऐसी संख्या जिसमें इन दोनों को विभाजित करें, इन दोनों में किस संख्या का भाग दें तब शेषफल क्या प्राप्त हो?
5। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में से 5 को घटाते हैं। तो इसमें से 5 घटाया क्या आया 45, इसमें से 5 घटाया क्या आया 75। अब इन दोनों का जो सबसे बड़ी संख्या होगी, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। इन दोनों का क्या ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो अपना क्या होगा उत्तर, और जो उत्तर आएगा उसका अगर भाग इसमें और इसमें देंगे ना तो प्रत्येक स्थिति में क्या प्राप्त होगा 5। तो हमें इसका और इसका ज्ञात करना है, अभाज्य एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। तो 45 के टुकड़े करोगे क्या आएगा 3 × 3 × 5, और इसके अभाज्य गुणनखंड होते हैं 3 × 5 × 5। तो देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन इसमें 3 है, इसमें 3 है, सॉरी यहाँ 5 आएगा, और कॉमन क्या है यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। तो 3 का 3 एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं, और कॉमन और क्या है 5, यानी आंसर क्या है 15। अगर 15 का भाग इसमें दोगे तो शेषफल क्या आएगा 5 आएगा। जैसे 15 का भाग 50 में 15 कम 15 बंधु 3 45, पीछे कितना बचे 5, और 15 का भाग ऐसे भी दोगे तो 75 बार जाएगा, शेषफल क्या प्राप्त होगा 5। तो वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी जिसमें इन दोनों का भाग देने पर शेषफल प्राप्त हो, तो वह संख्या कौन सी है 15 है। कौन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। तो कोई भी अपरिमेय वाला सवाल आपके आ सकता है, ध्यान रखना है। तो मैंने ये लिया है छोटा वाला सवाल, यानी जो सिंगल वाले होते हैं वो बड़े होते हैं, और ये जो डबल है, गुणे में, भाग में, इनके आने की ज्यादा संभावना है। तो मुझे ये लग रहा है मैंने ये लिया है, वो भी आ रहा है, तो आप मिला के जाना। तो माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या, इसको मानेंगे ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसको मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूं, P/Q के रूप में लिख सकता हूं। अब देखो ये माइनस का √3 इधर आएगा तो प्लस का, अगर देखो आप 5 को इधर भेज दोगे तो ये माइनस का √ बच जाएगा, तो माइनस वाले को प्लस बनाना है, ध्यान रखना। तो माइनस का √3 इधर आया तो प्लस का हो गया, और इधर है 5, इधर क्या है 5 है, और P+Q ये प्लस का उधर गया तो ये हो गया माइनस का, क्या हो गया P/Q। ये वर्गमूल 3 और ये 5 - P/Q। अब देखो इसको सरल करोगे आप, मान लो P/Q परिमेय से परिमेय घटेगी, परिमेय ही मिलेगी। तो ये संख्या परिमेय, हम जानते हैं ये संख्या कैसी है, परिमेय है, तो ये भी क्या होनी चाहिए, परिमेय होनी चाहिए। तो ये परिमेय है तो ये कैसे होनी चाहिए, कि बराबर के बराबर बराबर होगा। तो ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं ये तो कैसी है, अपरिमेय। तो हमारे कथन का क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। इन्हें हमने कथन माना था कि परिमेय संख्या है, इसका क्या हो रहा है विरोधाभास, अतः ये संख्या कैसी है, अपरिमेय संख्या। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि चूंकि 5 - P/Q एक परिमेय संख्या है, कैसी है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि बराबर के बराबर बराबर होना चाहिए, परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि वर्गमूल 3 एक ऐसी है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारे कथन का विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। अतः यूक्लिड विभाजक विधि से 60 और 144 का क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। ध्यान दे, इसका आपको चरण बना के सवाल हल करना पड़ेगा। तो पहले हम एक बार रफ लीनियर कर देते हैं, जो आपको एग्जाम में पीछे तक करना है, सबसे लास्ट वाले पेज पर। सबसे पहले क्या करते हैं, 60 का भाग देते हैं हम 144 के अंदर। तो 60 का भाग इसमें जाएगा 2 बार, कितने आएंगे 120, पीछे अगर बाकी करोगे तो कितने आएंगे 24। अब 24 का भाग देना है इस 60 के अंदर, तो 24 का भाग 60 के अंदर जाएगा 2 बार, 24 दूनी कितने हो गए
48, बाकी करोगे कितना आएगा 12। 12 का भाग वापस देना है किसके अंदर, इस 24 के अंदर, और 12 का भाग 24 के अंदर कितनी बार गया, 2 बार, शेषफल आया 0। जब तक शेषफल 0 नहीं आता है तब तक आपको आंसर करते रहना है। अब जब शेषफल आए 0 तब आपको देखना है आपने किसका भाग दिया, जिसका भाग दिया वही आपका एचसीएफ होगा। ये तो हो गया रफली कार्य, आपको एग्जाम में करना पड़ेगा फेयर में, मतलब चरण बना के। तो चरण बना के कैसे करेंगे, सबसे पहले चरण 1 करते हैं। चरण 1 क्यों करते हैं, चरण 1 में इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 144, बड़ी है किससे है, 60 से, यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम प्रमेय से, यूक्लिड विभाजक से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, यूक्लिड विभाजक प्रमेय का क्या कहती है, यूक्लिड विभाजक प्रमेय का कहती है a बराबर बी क्यूब प्लस आर, a बराबर बी क्यूब प्लस आर। a आपका यहाँ पर दे रखा है 144 और b भाग दिया आपने 60 का, क्यों, भागफल कितना है 2 और शेषफल आपको कितना प्राप्त हुआ 24। क्या शेषफल 0 आया है, शेषफल 0 नहीं आया तो यहाँ लिखोगे r नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद चरण करना है दूसरा, चरण करना है सेकंड, फर्स्ट चरण हो गया, इसके बाद चरण लेना है सेकंड। दूसरे चरण में क्या करोगे, इन दोनों को लेना है, भाग इसका दिया, किसके अंदर दिया उनको 60 बड़ी है, किससे बड़ी है 24 से, मैं यूक्लिड विभाजक प्रमेय का से एक बार ये फॉर्मूला लिख दिया, अगली बार आप लिख दो 60 बराबर 24 इंटू 2 प्लस शेषफल कितने बचे हैं 12। क्या आपको शेषफल 0 मिला, नहीं मिला तो r नॉट इक्वल टू 0। इसी प्रकार आगे चलोगे तो चरण करना है आपको तीसरा, चरण में किसका भाग दे रहे हो, कौन सी संख्या है, उन दोनों को लेंगे, कौन कौन सी है, 24 बड़ी है किससे 12 से, मैं यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम प्रमेय से। तो 24 भाज्य के आपका भाज्य है, 24 बराबर क्या होगा 12 इंटू 2 प्लस शेषफल क्या है आपका 0, यानी r बराबर 0 कब आया, जब ये जो b का मान क्या था 12, b का मान क्या था 12, अतः एचसीएफ कितना होगा, अतः 60 और 144 का एचसीएफ कितना होगा 12 होगा, कितना होगा 12, यानी वह सबसे बड़ी संख्या जिन 12 है जो इसमें क्या, इस दोनों संख्याओं में क्या जाता है, उसका भाग जाता है। तो इस प्रकार से यूक्लिड विभाजक प्रमेय का सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा है, और आए तो इस प्रकार से आपको इस प्रकार से फेर काम करके आना है, और अंत में लिखना है अतः इन दोनों संख्या का एचसीएफ कितना है इतना। यदि संख्या 18 और 36 के एचसीएफ को 18x माइनस 18 इंटू 5 के रूप में व्यक्त किया जाए तो x का मान होगा। इन दोनों एचसीएफ को, इन दोनों का निकालना एचसीएफ और इसके बराबर रखना है, तो इन दोनों का निकालते हैं एचसीएफ 18 और 36 दे रखे हैं, 18 के टुकड़े करोगे तो 2 इंटू 3 मिलेंगे आपको, यानी 2 का 2, 3 की घात कितनी हो गई 2 हो गई, और 36 के टुकड़े करोगे तो 2 इंटू 3 यानी 2 की घात 2 और 3 की घात 2। आपको निकालना है इनका एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, समान होना चाहिए और छोटी घात होनी चाहिए, समान है, छोटी घात कहाँ है यहाँ ऊपर, तो ये आ गई 2 की घात 1, यहाँ दोनों समान है तो समान लिख दो, और छोटी होती तो छोटी लिख देते हैं। 3 की घात 2 कितनी होती है 9, और 9 को 2 से गुणा किया तो कितना आएगा आपका 18 आएगा, और ये 18x के बराबर है, इसके बराबर है 18x माइनस 18 इंटू 5 के बराबर एचसीएफ रखना है, एचसीएफ कितना आया 18, प्रश्न अनुसार यहाँ लिख सकते हो आप प्रश्न अनुसार। चलो 18x का 18 को 5 से गुणा किया तो कितने आ गए 90, बराबर कितना है 18, ये माइनस के 90 उधर गए तो प्लस के 90 हो जाएंगे, 18 प्लस 90, चलो 18x का 18 और 90 हो गए 108, और इनटू की संख्या जाएगी भाग में, तो 108 में अगर आप 18 का भाग दोगे तो भाग जाएगा 18 का भाग इसमें 6 बार, तो x का मान आपके क्या आ जाएगा 6, x का मान क्या जाएगा, सवाल है 6, 72 और 120 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले लेते हैं 6 को और 6 के टुकड़े करते हैं, 6 के टुकड़े क्या होते हैं 2 इंटू 3,
बहत्तर के टुकड़े करोगे आप तो 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 नम 72। 120 के टुकड़े करने, 120 के टुकड़े करोगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 दिया 15 और 15 8 होते हैं 120। चलो घातों के रूप में लिख देते हैं इनको। ये हो जाएगा 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2, और इसको घातों के रूप में लिखोगे तो 2 की घात 3 इंटू 3 इंटू 5। चलो इनको घातों के रूप में लिख दिया है। अब ज्ञात करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ मतलब तीनों में कॉमन हो। तीनों में देखो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो सबसे छोटी घात कहाँ है? यहाँ पर है, तो ये आ जाएगा 2। वापिस और देखते हैं, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, तो छोटी घात यहाँ पर भी है, छोटी घात यहाँ पर भी है, तो एक लेनी है कोई भी तो ले लो। और 2 दिया कितने हो गए? 6। यानी वह सबसे बड़ी संख्या 6 है जो इन तीनों को क्या करती है? विभाजित करती है। अब लेते हैं एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। इनमें क्या करोगे? जैसे 2 यहाँ दे रखा है, 2 यहाँ दे रखा है, 2 यहाँ दे रखा है, तो तीनों में बड़ी घात कौन सी है? 3 है, तो 2 की घात ले लेंगे 3। 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, तो बड़ी घात कहाँ है? ये रही, तो बड़ी घात लेंगे 3 की घात 2। और पीछे कौन बचा हुआ है? पीछे बचा हुआ है 5, तो 5 आ जाएगा आपका 7 में। 2 की घात 3 कितनी होती है? 8। 3 की घात 2 कितनी होती है? 9 और 5 का 5। 8 को 5 से गुणा किया 40 और 40 को 9 से गुणा करोगे तो जाएगा आपके 9 चौक 36 यानी 360। एलसीएम आपका कितना आएगा? 360 और एचसीएफ आपका कितना आएगा? 4। एचसीएफ कितना आ जाएगा? 4। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का क्या ज्ञात करना? एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करने। तो सबसे छोटी पहले लिखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है आपकी 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी है 4। इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। चलो टुकड़े करते हैं। 2 के टुकड़े 2 ही होंगे और 4 के टुकड़े होंगे 2 की घात 2। तो एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो छोटी घात कहाँ है? ये रही, तो आंसर आ जाएगा 2। एलसीएम में देखेंगे बड़ी घात कौन सी? ये 2 की घात 2, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 2 की घात 2 यानी 4। ये एलसीएम और ये आपका हो जाएगा एचसीएफ। परिमेय संख्या 3/250 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत? इसे दशमलव के रूप में लिखिए। अगर शांत है तो दशमलव के रूप में लिखना है, अशांत है तो आगे हल नहीं होगा। तो आपको दे रखा है 3/250। पहले तो हम देखते हैं ये शांत है या अशांत। तो 3/250 के करने अभाज्य गुणनखंड। चलो 250 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग दिए 125, 125 में देते हैं 5 का भाग। 5 का भाग इसमें जाएगा 25 बार, वापस 5 का भाग दोगे 5 बार, 5 का भाग 5 में एक बार, तो 2 आ रहा है और 5 आ रहा है 3 बार। इन इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 इंटू 5 की घात आ रहा है 3। और जब भी हर का मान, चूंकि यहाँ लिखोगे हर का मान जो है 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है, n के रूप का है, इसलिए 3/250 शांत दशमलव है। कैसा है? शांत दशमलव है। तो पहले तो हमने ये पता किया है कि ये शांत है या अशांत। तो शांत दशमलव है। अब इसको करना पड़ेगा आगे हल। आगे हल कैसे करेंगे? जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3 बटा, आगे हल करते हैं इसको, 2 इंटू 5 की घात 3। जितनी घात 5 की है उतनी घात कितनी होनी चाहिए? 2 की होनी चाहिए। आप देखोगे कि 5 की घात कितनी है? 3, और 2 की घात कितनी है? 1। 2 की घात कितनी कम पड़ रही है? 2 कम पड़ रही है, तो 2 की घात 2 लगा दी नीचे। जो नई घात नीचे आएगी वो की वो घात कहाँ आएगी? ऊपर आएगी। जैसे 2 की घात 2 यहाँ नीचे लिखी है, तो 2 की घात 2 ऊपर भी आएगी। चलो अब करते हैं 3 का, तो 3 इंटू 2 की घात 2 कितना हो गया? 4। 2 की घात देखो 1 और 2 कितनी होगी? 2 की घात कितनी होगी? 3। और 5 की घात भी कितनी है? 3 है। 2 की घात भी 3 है और 5 की घात भी कितनी हुई? 3। 4 या कितने होते हैं? 12। 12 का 12। इन दोनों की घात 3 है तो हम लिख देंगे 2 इंटू 5। दोनों की घात कितनी है? 3 है। 12 का 12, 5 दूनी कितने हो गए? 10। 10 की घात कितनी है? 3। अब जितनी 10 की घात है उतने अंक पहले क्या लग जाएगा? पॉइंट। 10 की घात 3 है तो 3 अंक पहले क्या लगाना है? पॉइंट। तो 1, 2
और 30 अंक आ गया, इससे पहले क्या लगेगा पॉइंट, तो आपका आंसर होगा 0.012। दो संख्याएं a और 48 का लसब दे रखा है 333 और मसब दे रखा है 12, a का मान ज्ञात करना है। देखो आपको सीधा सीधा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के ऊपर कई बार सवाल आता है और आ सकता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, या आप लिख सकते हो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहली संख्या आपके पास है a और दूसरी संख्या आपके पास है 48, इनका जो एचसीएफ है वो कितना है 12 है मसब, और एलसीएम वो कितना है 336 है, 336 का 336। आपको a का मान ज्ञात करना है, तो 1 गुणे में 48 है, तो उधर जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे, यानी 12 इंटू 336 बटा 48। 12 का भाग 48 में गया 4 बार, और 4 का भाग 336 में देना है, 4 का भाग देना है, 8 चौक 32, पीछे बचा 1, और 16 में 4 का भाग 4 बार, यानी आपका आ जाएगा a का मान 84। a का मान क्या जाएगा 84। तो 84 और 48 का मतलब तो है 336 और एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू तथा 130 बादाम की बर्फियां हैं, मतलब पीस है उनके पास, बर्फियां बनी हुई हैं, 420 तो काजू की और 130 बादाम की है। वह इसकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। देखो उसको अलग अलग ढेरियां बनानी है जिसमें काजू और बर्फों की संख्या समान ही होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कितनी ढेरियां बनाए वो जिनमें इसकी और इसकी जो संख्या है वो समान है, मतलब अनुपात जो रहेगा वो उन संख्या का क्या रहेगा समान रहेगा। इस संख्या इसके लिए बर्फ ढेरियों की संख्या के लिए आपको इसमें ज्ञात करना पड़ेगा एचसीएफ। 420 और 130 का क्या ज्ञात करना पड़ेगा आपको एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा। यानी वह सबसे बड़ी संख्या जिनमें इन दोनों संख्याओं को क्या जाए भाग, तो वो इन दोनों का क्या होगा ढेरियों की संख्या होगी। चलो 420 के टुकड़े करते, 420 के टुकड़े करोगे 2 का भाग 210 बार, 2 का भाग दोगे इसमें 1 बार गया, 105 बार जाएगा 210 में, वापिस 2 का भाग जाएगा नहीं इसमें किसका भाग जाएगा 3 का भाग, चलो देख करके देखते हैं, 3 बार गया 35 बार जाएगा, चलो वापिस 5 का भाग जाएगा इसमें 7 बार, और 7 का भाग 7 में 1 बार। इन इसके टुकड़ा है 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और इसके टुकड़े करोगे 2 इंटू टुकड़े करोगे 65 जाएगा, 2 का भाग दोगे 65 में किसका भाग जाता है 5 का भाग जाता है 13 बार, 13.65। चलो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एचसीएफ आ रहा है 2 की छोटी घात 2 है और 5 की छोटी घात 5 है, यानी एचसीएफ आ रहा है आपके 10। एचसीएफ क्या आ रहा है 10, यानी ऐसी कितनी ढेरियां बनाएगा 10 ढेरियां बनाएगा जिसमें इन दोनों की संख्या क्या हो समान